हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्जाम टारगेट चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपका वन रक्षक का प्रैक्टिस सेट है वो मैं करवा रहा हूं, और आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 4 है। 3 प्रैक्टिस में करवा चुका हूं, तो आप लोग कृपया जाके जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो पहला, दूसरा और तीसरा प्रैक्टिस सेट ज़रूर देख लें। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए, तो आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है उसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। जो धारणीय विकास है उसकी संकल्पना किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, उपभोग स्तर, निःशेषणीय संसाधन, सामाजिक सामयिकता और अंतरपीढ़ीय सामयिकता। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अंतरपीढ़ीय सामयिकता जो है ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जैवमंडल रिजर्व में से कौन सा गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। जो गारो पहाड़ियाँ हैं उस पर फैला हुआ है, तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि सभी को पता होगा कि नोकरेक है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ आपका मेघालय में पाई जाती हैं और वहीं पे नोकरेक आपका जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र है। और ये आपका अगस्तमलाई लिखा हुआ है, तो ये केरल प्लस तमिलनाडु में पाया जाता है। दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है और नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है। आपका नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नांकित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो कौन सा सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो इसका कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। कौन सा नगर जो है वो वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है, तो कौन सा है आपको ये बताना है। 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वालपराई। वालपराई कहाँ पे है, तो यह तमिलनाडु में है। वालपराई कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसको बनाए रखने में मदद नहीं करता है, ये आपको बताना है। वनों को काटना, वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन या जैवमंडल भंडार। तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, तो भैया अब जब आप वन को काटेंगे तो पारिस्थितिकी संतुलन आपकी कैसे बन पाएगी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मिजोरम में स्थित फमांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। मिजोरम में स्थित है कौन सा, फमांगपुई राष्ट्रीय उद्यान। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि फमांगपुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपको ये बता देना है कि मिजोरम में है। और इसे और किस अन्य नाम से जाना जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसे जो अन्य नाम से जाना जाता है वो नीला पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बांधवगढ़ आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। बांदीपुर कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। गिर कहाँ हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। और रोहिला आपका कहाँ हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3, 4, उसके बाद में 1, फिर 2, 34, 12। 34, 12 ऑप्शन नंबर ए में आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, इसमें भी आपका ये बताना है कि कौन सा राज्य किस में है। तो पलामू आपका कहाँ हो जाएगा, पलामू टाइगर रिजर्व है ये, तो ये झारखंड में हो जाएगा। अभयारण्य टाइगर रिजर्व आप कुछ भी कह सकते हैं। दाचिंगम कहाँ हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में। कान्हा कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और चंद्रप्रभा चंदौली उत्तर प्रदेश में। तो ये आप लोग इसको टैली कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 लिखा हुआ है कि पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार जहाँ स्थित है वह जगह है। पार्वती अरंगा कहाँ है भैया, तो पार्वती अरंगा आपका गोंडा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, गोंडा में। उन्नाव में कौन सा है, तो नवाबगंज पश्चिम बिहार। और सबसे पुराना पश्चिम बिहार अपने यहाँ का नवाबगंज पश्चिम बिहार ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन में कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009 का क्या परिणाम हुआ। तो जो आपका जलवायु परिवर्तन कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन हुआ था उसका परिणाम क्या था ये आपसे पूछा गया है।
तो इसका 10 नंबर को जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहभागियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर सहमति। लिखा कि भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। 11 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। कहाँ पे? तो चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है 16 वन का संबंध है। जो 16 वन है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, आपको यही बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से संबंधित है। 16 मैदान आपका दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारों में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सवाना क्षेत्र, जो सवाना वन है वो तराई क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सवाना वन है आपसे पूछा जाएगा कि कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपको बता देना है तराई क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो पश्चिमी घाट है वो उष्णकटिबंधीय सदाहरित है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या बनेगा? 2। हिमाचल प्रदेश जो आपका बनेगा वो हो जाएगा हिमालयी आर्द्रवन, हिमालयी आर्द्रवन 3। उसके बाद में हरियाणा और पंजाब आपका कैसा है? तो हरियाणा पंजाब आपका कंटकीय वन है। तो हरियाणा पंजाब कंटकी उष्णकटिबंधीय कंटकी वन है, तो आपका एक नंबर 4। और उसके बाद में छोटा नागपुर पठार, ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। 2341 2 3 4 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? कौन सी फसल है जिसकी रोपाई की जाती है? तो आपको पता है रोपाई किसकी की जाती है? तो धान की रोपाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसलें लेनी चाहिए। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। केवल 2 सही है। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसलों को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे, इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो कौन सा पौधा आप उगाएंगे तो भूमि का जो अपरदन होगा, अपरदन मतलब क्षरण होगा, क्षरण का मतलब नष्ट होगी भूमि, वो अधिकतम होगी, तीव्रता से होगी। तो कौन सा पौधा ऐसा है, ये आपको बताना है। तो आपका 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सोघर्म। क्या हो जाएगा? सोघर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से हम चलिए मिलवा दे रहे हैं। कैलिफोर्निया जो है वहाँ पे कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु, कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में तो आपका उष्ण मरुभूमि, उष्ण मरुभूमि। तो सबसे पहले 1, उसके बाद में 4, उसके बाद में बांग्लादेश में कैसा? तो बांग्लादेश में कैसा आपका पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय मानसून वन, उष्णकटिबंधीय मानसून वन। और उसके बाद में साइबेरिया में शीतोष्ण 14-23। और बांग्लादेश और इंडिया दोनों का अगर आपसे जलवायु पूछ रहा है तो उष्णकटिबंधीय मानसून वन आपको मारना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका लिखा है, ये भी सूची 1 को सूची 2 से ही आपका मिलान करना है। तो देवदार, डगलस फर, महोगनी और सागौन, ये सब आपको मिलान ही करना है। तो चलिए बताइए, देवदार जो है वो कनाडा देश, देवदार 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 आपका कनाडा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में डगलस फर जो हो जाएगा वो मैक्सिको हो जाएगा आपका, तो डगलस फर आपका 3। उसके बाद में महोगनी कहाँ पाया जाएगा? तो महोगनी आपका कहाँ पाया जाएगा? होंडुरास में। कहाँ पाया जाएगा? होंडुरास में, तो 4। और उसके बाद में सागौन कहाँ पाया जाएगा? तो म्यांमार में 1। 23-41 आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 23-41 में 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन आप कैसे रोक सकेंगे? वनारोपण करके, या वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, या अतिचराई द्वारा। तो भैया मृदा अपरदन जब आप रोक पाएंगे जब वनारोपण करेंगे, वन को रोपेंगे, मतलब पौधे लगाएंगे, तो आपका मृदा अपरदन रुक जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है
वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है ये आपको बताना है। मृदा अपरदन में वृद्धि, मृदा अपरदन में कमी, वन्य जीव जंतुओं की जनसंख्या में वृद्धि या वर्षा में वृद्धि। यदि आप वनोन्मूलन कर रहे हैं, वनोन्मूलन का मतलब ये कि अगर अब आप वन को काट रहे हैं तो क्या होगा, वर्षा में वृद्धि होगी? नहीं। वन्य जीव जंतुओं की जनसंख्या में वृद्धि होगी? नहीं। मृदा अपरदन में कमी आएगी? ये नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मृदा अपरदन में वृद्धि होगा। मृदा अपरदन मतलब कि मृदा आपकी नष्ट होनी शुरू हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कार्बनिक पोषक तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्चक्रण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कार्बन बंध के रूप में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है और श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा उद्गमित होती है। तो 21 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है। ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का पुनर्चक्रण नहीं होता है, यह सही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन, जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है वो कौन से रसायन से कराई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। किससे? सिल्वर आयोडाइड से। अच्छा, ये सिल्वर नाइट्रेट क्या है? सिल्वर नाइट्रेट के बारे में हमें थोड़ा बताइए आप लोग। सिल्वर नाइट्रेट, जो ये सिल्वर नाइट्रेट है इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सिल्वर नाइट्रेट से क्या होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया। भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया। जल अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम या ध्वनि प्रदूषण अधिनियम। 23 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा जल अधिनियम। जल अधिनियम जो है ये प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था। जल अधिनियम 1974 में, वायु अधिनियम 1981 में, पर्यावरण 1986 में और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब? तो 2000 में आया। तो जो पहला होगा वो कौन सा हो जाएगा? जल अधिनियम 1974। लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम, जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या परिधीय संरक्षण। प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में ही उनका जो जहाँ पे वो पाए जाते हैं वहीं पे ही उनको क्या किया जाए? संरक्षित किया जाए। तो ये क्या कहलाता है? स्वस्थानीय। जहाँ जो भी जनजाति पाई जाती है या जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जो भी जीव पाए जाते हैं उनके ही आवास पर ही अगर उसको संरक्षण किया जाए तो क्या कहलाएगा? स्वस्थानीय संरक्षण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिक आपको मैंने बताया था रबी फसल के लिए कि नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? खरीफ का फसल नहीं है कह रहा है, तो अलसी जो है वो नहीं होगा। बाकी मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन ये सब खरीफ की फसल होते हैं। मूंगफली, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान ये सब होते हैं, लेकिन अलसी नहीं होता। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? अलसी। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं और इससे पहले मैं आपको एक बार फिर याद करा दूं कि जो अभी वीडियो को लाइक नहीं किए ना प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जो भाई बहन वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा अंतर्वर्ती फसल है? अंतर्वर्ती फसल कौन सी है ये आपको बताना है। कपास, मूंग, धान, गेहूँ। कपास, मूंग, धान, गेहूँ। 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, मूंग। क्या हो जाएगा? मूंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि भूक्षरण का आकलन करने हेतु सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण के द्वारा दिया गया था। तो भूक्षरण का आकलन करने हेतु सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण डॉट के द्वारा दिया गया था। 27 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बिस्मियर एवं स्मिथ। बिस्मियर एवं स्मिथ। अरे भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान
के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है ये आपको बताना है। 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाफेड। मूल समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए, मूल समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी हो जाएगी, नाफेड। नाफेड की स्थापना पूछा जाता है तो 1958 में, FCI की स्थापना 1965 में, नाबार्ड की स्थापना 1982 में और ट्राइफेड की स्थापना 1987 में। ट्राइफेड क्या होती है, तो ये जनजाति से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्राइफेड जनजाति से है और नाफेड मूल समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए है। लिखा हुआ है कि भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है, ये आपको बताना है। बेरिका कृषि, वनोन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। कौन सा, केवल 2, वनोन्मूलन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है, आपको ये बताना है। मध्यम ताप मध्यम वर्षा, उच्च ताप भारी वर्षा, उच्च ताप मध्यम वर्षा या निम्न ताप निम्न वर्षा। तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है कि समांतर फसल का एक उदाहरण है, समांतर फसल का एक उदाहरण है। तो 31 नंबर का आपका बी सही हो जाएगा, गेहूं प्लस सरसों, गेहूं प्लस सरसों। 32 नंबर में लिखा है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। 32 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये यार दोनों सही हैं लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है, दोनों सही हैं। लिखा हुआ है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन के वृक्षों में पुष्ता जड़ें बट्रेस रूट्स होती हैं क्योंकि ये मृदा में वायु मिश्रण करने में सहायक होती हैं। पुष्ता जड़ों में पाए जाने वाले जीवों में सहजीवी संबंध होते हैं। वृक्ष ग्रामीणी कुल फैमिली से संबद्ध होते हैं। यह पुष्ता जड़ों को दृढ़ काष्ठ का बलकृत जलोढ़क या मैकेनिकल लोड वहन करना पड़ता है। 33 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्ता जड़ों को दृढ़ काष्ठ का बलकृत जलोढ़क या मैकेनिकल लोड वहन करना पड़ता है। 34 नंबर में लिखा हुआ है कि चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। कौन सा सही होगा, ऊसर मिट्टी। ऊसर मिट्टी के संबंध में आपको बताना है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊसर वह भूमि है जिसे सोडियम लवणों की अधिकता होती है, ये आप ध्यान रखना। और इसका पीएच मान जो भी है वो 7 से अधिक होता है। ऊसर को पता है क्या कहते हैं, लवड़िए बोलते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऊसर का मतलब लवड़िए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है और ये मिट्टी धान की फसल उगाई जा सकती है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, लेकिन चूने का प्रयोग कैसे सुधारा जा सकता है ये कहीं ना कहीं गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस मृदा में जैविक पदार्थ की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। जैविक पदार्थ की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, आपको बताना है। 35 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वर्टिसॉल, हिस्टोसॉल, जेलीसॉल या स्पीडोसॉल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिस्टोसॉल। क्या हो जाएगा, हिस्टोसॉल। कह रहा है पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था, आपको ये बताना है। तो तंत्र मैंने आपको बताया था, जो तंत्र होंगे वो टांसले साहब होंगे और जो पारिस्थितिकी शब्द कहेंगे तो हीकल या हेकल साहब होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इकोसिस्टम और अगर इकोलॉजी की बात कर देगा तो वो हेकल साहब हो जाएंगे। ये हीकल लिखा हुआ है वही हैकल ही हैं और 1866 में इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने 1935 में इकोसिस्टम शब्द का यूज किया था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है 37 नंबर में लिखा हुआ है आपका
इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का आजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। 37 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव समुदाय को उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। क्वेश्चन नंबर आपका 38 लिखा हुआ है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का सुझाव राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा कब दिया गया? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का सुझाव जो है वो राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा कब दिया गया, ये आपसे पूछा गया है। 38 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 1976। कब? 1976 में दिया गया है। 39 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है 39 नंबर में। तो 39 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम। 40 नंबर में लिखा है कि कौन सा वन्यजीव संरक्षण हेतु हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा वन्यजीव संरक्षण हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा गया है। हंगुल मृग। 40 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाचीगाम। और दाचीगाम जो है जम्मू कश्मीर में है, रानीखेत आपका उत्तराखंड में है, जिम कार्बेट आपका उत्तराखंड में है, और सरिस्का आपका राजस्थान में है। ये आपको ध्यान रखना है। सरिस्का, रणथंभौर, ये सब मैं आपको बताया हूँ राजस्थान में। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो क्षेत्र पूछेगा भैया तो आप जानते ही हैं, पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपको ये ध्यान रखना है 1973 में। कब? 1973 में शुरुआत हुई थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसे खेत में दूसरी फसल की बुआई को क्या कहते हैं? खड़ी कोई भी फसल है वो जो खड़ी हो, उसको अभी काटा नहीं गया है, और दूसरी फसल की भी बुआई कर दी गई हो, तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। मिश्रित खेती, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, मध्यवर्ती खेती, या शुष्क खेती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? तो आप लोग सोचिए, जब तक मैं 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ। भारतीय गैंडा। गैंडा तो आप जानते ही हैं कहाँ पाया जाता है। गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाला गैंडा। तो ये असम तो आपका ठीक हो जाएगा। बाघ आपका बंगाल है, हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये है। शेर हिमालय में नहीं, शेर जो हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? शेर आपके राजस्थान में पाए जाते, सॉरी गुजरात में पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क में शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या लिखा है कि भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बन सकता है। तो भारत का पहला आरक्षित वन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताइए, सोचिए कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कार्बेट नेशनल पार्क सोच रहे होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वन पूछ रहा है आपसे, ना कि नेशनल पार्क आपसे पूछ रहा है। जब आपसे नेशनल पार्क के बारे में पूछेगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो वो आपका 1936 में हो जाएगा। लेकिन आपसे आरक्षित वन पूछा गया है तो आपको सतपुड़ा लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पर्यटन की इजाज़त प्रायः नहीं होती है। पर्यटन की इजाज़त जो है वो कहाँ नहीं होती है? राष्ट्रीय उद्यान में, जैवमंडल रिजर्व में, अभ्यारण्य में, या बाग में? कहाँ पे नहीं होती है आपको ये बताना है। 45 नंबर। 45 नंबर का आपका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है? राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि मृदा का परत अपरदन पाया जाता है। तो मृदा का परत अपरदन पाया जाता है नहीं लिखा हुआ है, प्रायः होता है। मतलब मृदा का जो परत अपरदन होता है वो किससे होता है ये आपको बताना है। पहाड़ियों की ढलान पर भारी वर्षा से, वाह जल से, पहाड़ियों पर बहुत ही भारी वर्षा से, या अत्यधिक चराई से। 46 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वाह जल से। वाह का मतलब क्या जानते हैं? वाह का मतलब शाबाशी नहीं, वाह का मतलब बहने वाला जल। बहने वाले जल से ही मृदा अपरदन आपका होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप और लिखा हुआ हूँ कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपसे पूछेगा तो 1986 में नीलगिरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि बेर, बबूल तथा नीम ऐसे वनस्पति के उदाहरण हैं जो निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो बेर, बबूल, नीम ये कहाँ पाए जाएंगे भैया? पर्णपाती, सदापर्णी, अर्धशुष्क या मैंग्रोव डेल्टा। 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धशुष्क वन में। कहाँ पाए जाएंगे? अर्धशुष्क वन में, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, यहाँ वहाँ पर ये पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, एक आसुमेलित है उसको बताना है। बांदीपुर कर्नाटक सही है, पेरियार केरल सही है, कान्हा किसली बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, और सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि भारत में किस विधान के अधीन पर्यावरणीय प्रभाव आकलन आवश्यक है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन आवश्यक है, इस आपसे पूछा गया है। तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 1986 पर्यावरण संरक्षण कब आया था? 1986। भारतीय वन अधिनियम तो 1927 में भी आया है, और ये कई बार आया हुआ है। वायु रोकथाम आप 1981 में, और उसके बाद में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1972 में। 1972 में। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर मैं आपसे पूछ लूँ तब कब आया है? 1973 में। उसके बाद में मैं आपसे पूछ लूँ कि बाघ संरक्षण कब आया है? 1973 में। वही प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ संरक्षण, नहीं कन्फ्यूज हो जाओ आप लोग। उसके बाद में मैं आपसे पूछ लूँ हाथी संरक्षण, तो 1992 में आया है। मैं आपसे पूछ लूँ लाल पांडा संरक्षण कब आया है? 1996 में आया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA के पदों का सही क्रम है। आपसे पूछा गया है, ये आपको बताना है। स्कोपिंग, स्क्रीनिंग, न्यूनीकरण एवं प्रभाव प्रबंधन, प्रभाव विश्लेषण, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, न्यूनीकरण एवं प्रभाव प्रबंधन। तो इसमें देखिए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 50 नंबर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, प्रभाव विश्लेषण, न्यूनीकरण एवं प्रभाव प्रबंधन। तो ये आपका EVS का सेक्शन पूरा हुआ जो फॉरेस्ट्री है। इसमें आपका कितना सही हुआ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और 40 प्लस इसमें तो आपके सही होने ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और मैं एक बार फिर आपको याद करा दूं कि यदि आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी भाई बहन को मदद मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में भैया कौन सी धातु पाई जाएगी? कौन सी धातु पाई जाएगी? सोना चांदी पाया जाएगा क्या? नहीं, लोहा पाया जाएगा। आयरन बहुत सुनते हैं, आयरन की गोली खा लीजिए, आयरन की गोली खा लीजिए, तो वही आयरन। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में क्या होता है आपको ये बताना है। 52 नंबर। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। कह रहे मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? 53 की डी सही है, पिट्यूटरी ग्रंथि। 53 का डी सही है, पिट्यूटरी ग्रंथि। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। कौन सा हो जाएगा? सोडियम। 55 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? 55 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उल्ब एमिनियान। उल्ब एमिनियान।
56 का राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ है कि निम्न में से अलग चुनिए। अलग चुनना है, पुनरुत्पादन, बडिंग, गैमेट्स और फिशन। 26 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैमेट्स। 57 में लिखा है कि एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप क्या कहलाते हैं। एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप क्या कहलाते हैं। 57 का सी लिखा हुआ है युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी। अब 58 जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं मैथ का अभी क्वेश्चन आपका नहीं करवा रहा हूँ। मैथ का क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ कि जो भी है प्रैक्टिस सेट उसका एक साथ ही में मैं करवाऊँगा, तो इसको देख लीजिएगा। 58 59 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं कहिए तो आपको आंसर बताता चलता हूँ। 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। 61 का आपका आंसर हो जाएगा 61 का अपना डी। 62 का आपका हो जाएगा 62 का आपका हो जाएगा सी। 63 का आपका हो जाएगा डी। 64 का आपका क्या हो जाएगा, 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 64 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। 65 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 66 नंबर पहुंचते हैं। 66 नंबर में आपका कंप्यूटर आ गया है। कंप्यूटर देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर के से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स का भाग नहीं है, क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरिफेरल डिवाइस। ये कनेक्ट तो होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता है, ये पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। अच्छा, पेरिफेरल डिवाइस कौन सा होता है, तो प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये आपका पेरिफेरल डिवाइस हो जाएगा। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। 67 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वर। 68 लिखा हुआ है कि क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है। क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है। तो 68 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भौतिक मशीन और आभासी मशीन। भौतिक मशीन और आभासी मशीन। क्वेश्चन नंबर 69 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है। 69 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है। 69 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SWI प्रोलॉग। SWI प्रोलॉग साटा का संक्षिप्त रूप। साटा का फुल फॉर्म पूछा गया आपसे, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ऑप्शन नंबर ए। 71 में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर सहायता शल्यक या सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है। 71 में आपका क्या सही होगा, 71 नंबर। तो 71 में आपका सही होगा बी, रोबोटीय शल्यक प्रणाली या रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम। 72 में लिखा हुआ है CAS का पूर्ण रूप है। CAS का पूर्ण रूप क्या है, तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। FTP का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, FTP, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसमें सही है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि MS वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर्स, रोज तथा कॉलम्स को ड्रा करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर्स का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर्स, रोज तथा कॉलम्स को ड्रा करके टेबल बनाने के लिए किस फीचर्स का उपयोग किया जाता है। तो 74 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉ टेबल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। Alt+E वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादन के लिए, Alt+Shift+D वर्तमान तिथि डालना, Ctrl+K
ये हाइपरलिंक से संबंधित है। चयनित पाठ काटन से संबंधित नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। चयनित पाठ काटन किससे है, तो कंट्रोल एक्स से, कंट्रोल एक्स CTRL एक्स। और कंट्रोल ए से सभी पाठ का चयन, सिलेक्ट ऑल। अरे MS ऑफिस का कौन सा अवयव अस्पष्टता नोटपैड जैसा होता है, तो 76 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 76 का राइट आंसर हो जाएगा MS वर्ड। क्या हो जाएगा, MS वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है डेटा शॉर्टकट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में, या उपयुक्त सभी। तो 77 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है, तो गेटवे का उदाहरण नहीं है, आपको ये बताना है। पेपल, इनसाइट, CC एवेन्यू या साइट्रस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनसाइट। क्या, इनसाइट। क्वेश्चन नंबर 79 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल फोल्डर्स एक्सेस किया जाता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है। तो 79 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंडेक्स पॉइंटर, कचरा एकत्रीकरण, फाइल सिस्टम या स्टैक पॉइंटर। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कचरा एकत्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 80 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था। नोकिया द्वारा कौन सा विकसित किया गया था, आपसे ये पूछा गया है। तो बाडा या एंड्रॉयड, तो ये सैमसंग द्वारा, ये एंड्रॉयड गूगल द्वारा। तो इसमें ना तो एक ना तो दो। और नोकिया जो किया था वो सीरीज 30+ सिम्बियन ये किया था। यहाँ से आपका सही हो जाएगा यूपी स्पेशल। करें प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। प्रमुख आभूषण बाजार, प्रमुख आभूषण बाजार जो है वो उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो मेरठ में। कहाँ पे, मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत था। तो 82 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 48%। कितना हो जाएगा, 48% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भारत में किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। अनुसूचित जातियों की संख्या, अनुसूचित जाति का मतलब SC की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे है, तो 83 का सी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। लिखा हुआ है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का, अच्छा यदि आपसे परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाएगा ना SC, तो ये आप ध्यान रखना, पंजाब, सॉरी पंजाब, क्या हो जाएगा, पंजाब। ही आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे परसेंटेज के हिसाब से पूछ ले कि SC कहाँ पाए जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है पंजाब। और आपसे ST के बारे में पूछ ले रहा है कि सर्वाधिक ST जनसंख्या अगर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक ST जनसंख्या कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। लेकिन आपसे अगर ST के बारे में प्रतिशत पूछ ले कि प्रतिशत के हिसाब से कहाँ, तो ये मिजोरम। कहाँ पे, मिजोरम में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अच्छा अब आपको ये बताना है कि योगी जी जो हैं वो कौन से क्रम के मुख्यमंत्री इस बार हैं। वो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है, तो यह लखनऊ में हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बांदा जनपद में पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं, तो पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं ये आपको बताना है। 87 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरवार। 88 में लिखा हुआ है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छेनी किस भाषा में है। छाप तिलक सब चेनी। 88 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा। क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा। 89 में क्या लिखा हुआ है कि विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पे है, तो वाराणसी में है। कहाँ है, वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चरकुला मौसम लोक नृत्य है, तो चरकुला कहाँ का है भैया, उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का।
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ 1936 में हुई थी और सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 92 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ मिलेगा? झांसी में। कहाँ मिलेगा? झांसी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में, अच्छा ये गलियारा जो है ना, ये समझते हैं नहीं समझते हैं? जो ये अपने यहाँ का हाईवे है उसका चौराहा जिसे कहते हैं, और चारों तरफ से रोड आके यहीं भी मिलता है, वो कौन सा स्थान हो जाएगा? झांसी हो जाएगा। ये ध्यान रखना, वही आपका गलियारा के नाम से जाना जाता है। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है? सोलर ऊर्जा संयंत्र सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया है, ये आपको बताना है। 93 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलीगढ़। 93 का राइट आंसर अलीगढ़। 94 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3। उद्योग बंधु शाखा की संरचना कितनी है? 3 है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? कृत्रिम अंग किस नगर में बनते हैं? तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। और चमड़ा नगरी भी कानपुर को ही कहते हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, भारत में रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने स्थापना जिस शहर में हुई वो रायबरेली है। मैं आपको कल भी ये क्वेश्चन बता चुका था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में से एक उद्योग लगाने में सहायता करता है? उद्योगों में उद्योग लगाने में सहायता करता है, ये आपको ये बताना है। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग, और ऑप्शन नंबर डी उद्योग बंधु। तो 97 का राइट आंसर आपका हो जाएगा उद्योग बंधु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आम, गेहूं, गन्ना, ये सब मैं आपको बताया हूँ। कौन है? अपना यूपी भाई साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में डॉट में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। तो कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 100 में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। आपको बताना है कि 100 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए। 70+ तो आपके सही होने ही चाहिए। और मैं एक बार फिर दोबारा आपको याद करा दे रहा हूँ, यदि अभी तक हमारी वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।